नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ चुके हैं। खुद उनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंचे उन्हें रिसीव करने के लिए। और इसी को लेकर के जो हमारे टीवी एंकर्स हैं, जो गोदी मीडिया है, लगातार उसके एंकर्स चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि पुतिन को भारत की धरती पर लैंड कराकर पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इंटरनेशनल डंका बज रहा है। लेकिन दूसरी ओर एयरपोर्ट पर जिस तरीके के हालात है, जिस प्रकार के नारे लग रहे हैं, क्या वो मीडिया एंकरों को सुनाई नहीं दे रहे हैं? दरअसल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर हर जगह पर एयरपोर्ट पर इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और कई मतलब हजारों फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है और उसकी वजह से देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट पर स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है। यात्री चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इंडिगो के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं है। इंडिगो छोड़िए, भारत सरकार के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं। जो कंपनी कभी 10 मिनट लेट होने के चलते आपको एंट्री तक नहीं देती थी एयरपोर्ट पर, वही कंपनी आज अपने हाथ खड़े कर रही है। इंडिगो की 1300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और आज रात 12 बजे तक की इंडिगो की सारी फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो चुकी है। यानी कि आज रात 12 बजे तक इंडिगो पूरी तरीके से ठप पड़ा है। इतनी बड़ी कंपनी वो कैसे इस स्थिति में आ गई, ये भी बड़ा सवाल है। और आखिरकार ये अव्यवस्था क्यों हुई, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, मोदी सरकार की कौन सी नीति है जिसके चलते ये सब कुछ हो रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और किस प्रकार की परेशानी को लेकर के राहुल गांधी ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था और आज फिर उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर के स्वामी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर हम देख रहे हैं कि इंडिगो को लेकर के जो परेशानियां सामने आ रही हैं और लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, एक एक दिन में 500 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और कुल मिलाकर के 1300 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और इंटरनेशनल लेवल पर भारत की हवाई सेवाओं की पोल खुल गई और भारी फजीयत का सामना करना पड़ रहा है। हजारों यात्री अगर हमारे देश में फंसे हैं तो इंटरनेशनल यात्री भी बहुत सारे हैं। तो इसके चलते जो है, और दूसरा ये कि इस समय पर आए हुए हैं जो व्लादिमीर पुतिन है, रूस के राष्ट्रपति, वो भारत आए हुए हैं। ऐसे समय में इस प्रकार की जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं, सबसे पहले इस पर आपकी क्या राय है वो जानना चाहूंगी। जय संविधान। देखिए, असल में जो मोदी सरकार है, वो जो अब तीर्थ स्थल उन्होंने घोषित कर दिया है अपने कार्यालय को, तो अब रामेश्वरम जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको ओंकारेश्वर जाने की आवश्यकता नहीं है, काशी मथुरा जाने की आवश्यकता नहीं है। उनके दफ्तर में जाइए, मत्था टेकिए, दक्षिणा दीजिए, फूल पत्थर मिठाई चढ़ाइए और कामना करते हुए वापस आ जाइए। वहां पे नॉन बायोलॉजिकल परमेश्वर निवास करते हैं और अब वो जो है तीर्थ स्थल बन गया है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है इस बात पे। अब देखिए, अंधभक्तों को देखिए, उनकी जरा कार्य प्रणाली को देखिए। आज से 10 महीने पहले वो ट्रंप साहब के लिए आरती कर रहे थे और कह रहे थे सबसे बड़े सनातनी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। अब जो है आप देखिए, काशी के अंदर और प्रयागराज के अंदर प्रार्थना चल रही है और आरती चल रही है पुतिन साहब की। और थोड़े दिनों में आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कहीं शी जिनपिंग की आरती शुरू हो जाए और शी जिनपिंग के लिए यज्ञ कराना शुरू करते हैं लोग और उसमें चारों तरफ आपको भक्त लोग बैठे हुए दिखाई पड़े। देखिए कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। आपने देखा पुतिन साहब हमारे देश में आए। देखिए, हम लोग अतीतो देवो भाव समझते हैं, अपने देश के अंदर जो भी अतीत आता है उसका सम्मान करते हैं। और वैसे भी हम यूएसएसआर का और रूस का बहुत ज्यादा सम्मान इसलिए करते हैं, वो हमारा सबसे पुराना मित्र है। लेकिन पुतिन साहब आए हैं, उसके बाद उसके पहले किस प्रकार की रिएक्शंस हुई, यूरोप में से आपको 3 बड़े बड़े देशों से कैसी रिएक्शन मिली। अच्छा, पहला। फिर उसके बाद देखिए आप, जब से पुतिन साहब ने लैंड किया है हिंदुस्तान के अंदर, अमेरिका के सारे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस देख लीजिए। सबने कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया भारत के अंदर जिस प्रकार का पोल्यूशन लेवल है और जिस प्रकार से हम अपनी जान गंवा रहे हैं। भाई, आज तो मैं सोच रहा हूं शाम को गोदी मीडिया से ये जानने का मैं प्रयास करूंगा, अगर मुझे उन्होंने इनवाइट कर दिया, कि 90 रुपए का डॉलर होने के फायदे बताइए और 400 के एक्यूआई पे कैसे अपने जीवन को योगासन से आगे बढ़ाया जाए, ये स्वामी रामदेव बताएं। और उसके बाद ये भी बताने का प्रयास करें कि पूरे के पूरे देश के अंदर यातायात व्यवस्था ठप हो जाए, इसके देश की आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार होगा। अब आप खुद सोचिए, भाई आपने कहा था चप्पल पहन के लोग हवाई जहाज पे चढ़ेंगे। जितने इन्होंने एयरपोर्ट्स बनाए, जितने भी हवाई अड्डे बनाए, आधे हवाई अड्डे बंद हो गए, वहां कोई फ्लाइट नहीं जा रही क्योंकि वहां जाने वाले लोग नहीं है। रेलवे को कैसे इन्होंने बर्बाद किया, देखिए बर्बाद किया। पहले गरीब आदमी, मध्यम वर्ग आदमी जो है वो अपना गरीब रथ में, छोटी मोटी ट्रेनों में, एसी डिब्बे के अंदर 300-400 रुपए में चला आता था। इन्हें लगा कि अगर उसके अंदर ये टिकट के दाम बढ़ाएंगे
तो इनके लिए परेशानी क्रिएट हो जाएगी। इन्होंने इन ट्रेनों को बंद कर दिया। इन्होंने वहां पे जाके अपना ये एक नई ट्रेन चला दी, क्या नाम रखा उसका, और उसके बाद उसमें 3 गुने दाम बढ़ा दिए। आपके कार्यक्रम में जो मैं लखनऊ गया, मैंने 2700 रुपए दिए हैं एग्जीक्यूटिव चेयर कार के, और 3300 रुपए टिकट था हवाई जहाज का। 2700 रुपए बिना खाने के। अगर मैं, अच्छा 8 घंटे का सफर, वहां 1 घंटे में पहुंच जाता, फिर उसके बाद कितनी बदबू, कितनी गंदगी। लेकिन वो साहब वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन। मेरे ही ट्रेन के अंदर एक बेचारा बिहारी व्यक्ति था, वो आया, कहने लगा साहब मेरी ट्रेन छूट गई है, मैं वंदे भारत में बैठ जाऊं क्या? जब उसको बताया वहां पे जो टिकट कलेक्टर था कि भैया वहां टिकट जो तुम्हारा 300 रुपए का था, यहाँ 3000 रुपए का है, 3000 रुपए है तो बैठ जाओ, टिकट कटवा लो और बैठ जाओ। बेचारे की दम छूट गई, वापस चला गया। ये आपने पूरे विश्व के अंदर भारत का क्या संदेश जा रहा है? कारण कारण देखिए, इतना ज्यादा यू टर्न लोग लेते हैं। जब अहमदाबाद के अंदर क्रैश हुआ, पहले तो इन्होंने प्रयास किया कि सारा का सारा पायलट के सिर पे मर दिया जाए। जब पायलट्स एसोसिएशन इनके खिलाफ खड़े हो गए, तो अब एक इन्होंने डीजीसीए ने एक नया नियम बनाया कि ये जो पायलट्स हैं उनको बहुत ज्यादा ओवरवर्क आप मत कराइए, उनको रेस्ट दीजिए। जब उनकी वर्किंग आवर्स को आपने कम कर दिया, तो पायलट्स की कमी हो गई। इंडिगो जो है बदहाली की स्थिति में हो गया, और वो इन्होंने ऑर्डर अपना वापस ले लिया डीजीसीए ने। अब ये भी सूचना मिली है, डीजीसीए ने वो ऑर्डर वापस ले लिया। इसके माने आप अपने, तो इसका मतलब ये है, अब आप ये सजिए, एक चीज को, इंडिकेशन को समझ लीजिए, इंडिगो एयरलाइन देश के राष्ट्रीय सेठ के हाथ में जाने वाली है। जिस भी इंडस्ट्री को राष्ट्रीय सेठ को देना होता है, पहले उसको बर्बादी की तरफ पहुंचाया जाता है, उसको नुकसान की तरफ पहुंचाया जाता है, उसके बाद राष्ट्रीय सेठ उसमें पदार्पण करते हैं। 10% जब शेयर मार्केट गिर जाता है वो आते हैं, फिर 15% बढ़ जाता है, वो 25% घर बैठे पैसा कमा लेते हैं। पहले उन्हें एयरपोर्ट आपने दे दिए, सारे बंदरगाह दे दिए, सारे पावर स्टेशन दे दिए, कोल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट दे दिया, लाखों करोड़ों का हिसाब किताब दे दिया, रेलवे लाइन दे दी, रेलवे स्टेशन दे देंगे। अब आप जो है बचा खुचा केवल एक एरिया था, अब हवाई जहाज भी दे दिया, एयरपोर्ट उन्होंने देख लिया। अब उन्हें पता चल गया कि अगर उनकी तरह विजय माल्या की तरह ललित मोदी और नीरव मोदी की तरह भागना होगा, तो एयरपोर्ट भी अपना होगा, हवाई जहाज भी होंगे, हवाई अड्डे भी होते होंगे, बंदरगाह भी अपना होगा। बड़े आराम से हिंदुस्तान के अंदर ड्रग्स आएंगी, पूरे हिंदुस्तान में बटेंगी, पैसे का बड़ा खेल होगा, और देश के मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में खड़े दिखाई पड़ेंगे। और आधुनिक भारत बनेगा, मॉडर्न इंडिया बनेगा, नया भारत बनेगा। बिल्कुल सर, और एयरपोर्ट्स पर किस तरीके के हालात है वो मैं वीडियो एक बार दिखा देना चाहूंगी कि किस प्रकार जनता परेशान है और किस प्रकार वहां के जो स्टाफ है उन पर टूट पड़े हैं लोग। देना 3 बजे से जवाब पूछ रहे थे को इधर आना इधर आना इधर आना इधर आना इधर आना जवाब दे जवाब दे। Where is my fucking flight? कैंसिल है सब फ्लाइट तो। तो ये हालात हो चुके हैं सर एयरपोर्ट्स पर, और क्यों हुए हैं ये भी मैं बता देती हूँ। जो डीजीसीए के नए नियम हैं उनको लेकर के, और उनके जो नए नियम हैं वो ये कहते हैं कि साप्ताहिक आराम जो है वो दिया जाएगा। 7 दिन काम करने के बाद लगातार 48 घंटे का रेस्ट है। नाइट ड्यूटी जो है वो पहले सुबह 5 बजे तक थी, अब रात 12 से सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट है। नाइट लैंडिंग पर लिमिट, पहले पायलट 6 लैंडिंग तक करते थे, अब सिर्फ 2 की इजाजत है। लगातार नाइट शिफ्ट पर रोक, यानी कि लगातार 2 रातों से ज्यादा ड्यूटी जो है वो नहीं लग सकती। फ्लाइट ड्यूटी पीरियड लिमिट, प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट में अतिरिक्त 1 घंटे से अधिक काम नहीं होगा।
और लंबी उड़ानों के बाद रेस्ट, यानी कि कनाडा और यूएस जैसी लंबी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटे का रेस्ट मिलेगा और इसका जो असर है वो क्या हो रहा है कि पायलट और क्रू की संख्या अचानक से कम हो गई है। सभी एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ गया है, कई फ्लाइट्स रद्द या फिर देरी से चल रही हैं, अतिरिक्त भर्ती और ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। सर, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या डीजीसीए को या सरकार को पहले से नहीं पता था कि इस प्रकार की परेशानियां आएंगी? क्योंकि इंडिगो ने तो साफ तौर पर कह दिया है, माफी मांग ली है और लेकिन ये भी कह दिया है कि हमें ये सब कुछ ठीक करने में 3 महीने का वक्त लगेगा। 3 महीने तक अगर यात्रियों को इसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो क्या डीजीसीए ने पहले से नहीं सोचा था कि अ, अगर वो इस तरीके का नियम बनाता है, तो ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? क्या हड़बड़ी में इस प्रकार के नियम बनाए गए? क्या सरकार ने नहीं सोचा? नहीं, ये नई खबर ये मिली है कि डीजीसीए ने अपना ये वाला नियम वापस ले लिया है। इसको चेक कर लीजिएगा, जी, लेकिन खबर मिली जी है बिल्कुल अपने इस सर। कानून को वापस ले लिया है। तो सरकार क्या करती है, 3 कृषि कानून बनाती है, किसानों को परेशान करती है, 13 महीने तक किसान बैठे रहते हैं, फिर किसान कानून वापस ले लेती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन बिल बनाती है, सारी ट्रांसपोर्टेशन ट्रक वाले और सारे ड्राइवर जो है वो सड़क रोक के खड़े हो जाते हैं, फिर उसको वापस ले लेती है। फिर डीजीसीए एक नियम लाती है और ये चूज करती है दिन जब पुतिन साहब हिंदुस्तान के अंदर आए। अब बताइए, पुतिन साहब को अगर इस एयरपोर्ट के आसपास ले जाया जाए तो पुतिन साहब क्या सोचेंगे, भारत की छवि उनके दिमाग में क्या बनेगी कि जिस देश को वो समझ रहे हैं चौथी, तीसरी, पांचवी आर्थिक व्यवस्था है और जो कह रही है वी आर द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, उस देश की एयर की ये स्थिति है। देखिए, एक सिद्धांत इकोनॉमिक्स का निधि आप समझिए भाई, फ्री कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी या लेजे फेयर इकोनॉमी का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा सप्लायर्स हो और बहुत ज्यादा बायर्स हो। इन्होंने हर क्षेत्र के अंदर फ्री कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी के नाम पर सरकारी उपक्रमों को तो बंद कर दिया, सोशल वेलफेयर की चीजों को तो खत्म कर दिया और फ्री कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी के नाम पे मोनोपोली क्रिएट कर दी। अब देखिए, अब मैंने जैसे पहले बता रहा था कि अब जो राष्ट्रीय सेठ हैं उन्हें एयरपोर्ट मिल गए, उनको रेलवे स्टेशन मिल गए, उनको अब एयरलाइंस मिलने की संभावना है, उन्हें पावर स्टेशन मिल गए, उनको कोल जनरेशन मिल गया, उनको डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। तो हर जगह सरकार ने सोने की तस्तरी में सजा के उनको हर इंडस्ट्री का एकाधिकार दे दिया। एलआईसी में जो हम लोग पैसा जमा कराते हैं, प्रीमियम जमा कराते हैं, वो सारा का सारा अडानी जी के पास चला जाता है। बैंकों के ऋण अडानी जी के पास चले जाते हैं और ये प्रश्न पूछा जाता है, वे तेलंगाना वाले अडानी जी को क्यों इंडस्ट्री दे रहे हैं, ममता बनर्जी क्यों दे रही? भाई, जब हिंदुस्तान में अडानी अंबानी के अलावा किसी के पास पैसा ही नहीं होगा, जब लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट लगेगा उस लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट लगाने के लिए सरकार की मदद दूसरे इंडस्ट्रीज को नहीं मिलेगी, तो बजाज साहब जैसे लोग जो है वो कोसते रहेंगे, वो बात करते रहेंगे और इसके बाद केवल जो है सबके राष्ट्रीय सेठ और गुजरात के सेठों को मिलता रहेगा। तो डीजीसीए ने वापस कर लिया। लेकिन आप सोचिए, पुतिन साहब को ने बुला लिया, बहुत उनका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, लेकिन आप ये सोचिए वेस्ट जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहा है और अमेरिका से ये मैसेज मिल रहे हैं कि 7 दिन के अंदर हम सबक सिखा देंगे। तो ये तैयारी। अच्छा, फिर आप रूस की मदद कैसे कर सकते थे? भाई चलिए, रूस हमारा दोस्त है, उसने हमेशा हमारी मदद की, लेकिन रूस की आप मदद कैसे कर सकते थे? आपने तेल खरीदना उससे बंद कर दिया। भाई, दो ही चीज तो आप रूस से खरीद के उसकी मदद कर सकते हैं, या तो तेल खरीद सकते हैं या आप जो है युद्ध आपूर्ति अपनी ले सकते हैं, फाइटर प्लेन ले सकते हैं। आपने तेल खरीदना बंद कर दिया। युद्ध आपूर्ति अगर आप पूरी कर लेंगे, मान लीजिए आपने अच्छे फाइटर प्लेन उनसे मंगा लिए और जो अपने जो रक्षा कवच है उसको मजबूत कर लिया, और उसके बाद रेड फोर्ट के अंदर अगर पाकिस्तानी टेररिस्ट आके विस्फोट करते हैं और लोग मर जाते हैं और पाकिस्तानी क्लेम करते हैं कि उन्होंने कराया है, उसके बावजूद अपने फाइटर प्लेन्स का पाकिस्तान के अगेंस्ट आप यूज नहीं करते हैं, और जब ये ऑपरेशन पहलगांव के अंदर जो अमेरिकन चाइनीज जॉइंट कमेटी है वो बताती है कि वो इंकर्जन था और उसमें पाकिस्तान की जीत हुई, 3 दिन के अंदर आप युद्ध विराम कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 62 बार कहते हैं कि मैंने युद्ध विराम कराया, उसका जवाब नहीं देते। पहले आरती डोनाल्ड ट्रंप की हुआ करती थी, अब आजकल पुतिन की होने लगी है, कल शी जिनपिंग की होने लगेगी। तो इतना ज्यादा आधुनिक भारत ऐसा बन रहा है, यह आधुनिक भारत मेरे जैसे सामान्य आदमी को तो समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सर, और जैसा कि हमने बताया
कि लगातार इस प्रकार का विरोध जनता का जो पब्लिक है वो लगातार विरोध कर रही थी और तो और इस प्रकार की नारेबाजी, इस प्रकार की चीखम चिल्ली आप देख रहे थे कि एयरपोर्ट पर लगातार चल रही थी और जो यात्री हैं वो भी हंगामा कर रहे थे क्योंकि उनको जबरदस्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब आखिरकार ये खबर आ रही है कि जो सरकार है उसने अपना आदेश वापस ले लिया है, डीजीसीए ने अपना आदेश वापस ले लिया है, उसको लेकर के खबरें भी अब सामने आ चुकी हैं। और सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज सामने आ गई जो टीवी पर, उसके बाद जो खबर है वो सामने आ गई है। आप दैनिक जागरण की खबर में दिखाती हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए ने वापस लिया रोस्टर पर अपना आदेश, एयरलाइंस कंपनियों को मिली राहत। तो देखिए लिखा हुआ है आगे कि डीजीसीए के नए क्रू आराम नियमों के कारण इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानें रद्द और निलंबित हुई, जिससे देश भर के हवाई अड्डों पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों की बढ़ती मुश्किलों को देखते हुए डीजीसीए ने अब अपना साप्ताहिक अवकाश संबंधी आदेश वापस ले लिया है, जिससे हवाई सेवाओं की फिर से सामान्य होने की संभावना है। तो सर ये अब की बार फिर से यू टर्न ले लिया है, एक के बाद एक यू टर्न जो है वो सरकार की फजीहत ही करवा रहा है कि बार बार इस प्रकार के आदेश दिए ही क्यों जाते हैं जब उस पर अमल नहीं किया जा सकता है। इंडिगो से जुड़ा जो संकट है वो अब ऐसा माना जा रहा है कि खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो डीजीसी है उसने अपने रोस्टर से जुड़ा आदेश वापस ले लिया है। जो राम मोहन नायडू है उड्डयन मंत्री, उन्होंने इंडिगो मामले पर गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी, इसके बाद आदेश वापस ले लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि इस चीज को पूरे के पूरे 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिनों से पब्लिक जो है वो परेशान है, जहां भी आना चाहे, जहां भी जाना चाहे, उसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पब्लिक इन 4 दिनों में कितना परेशान हुई ये हमने देखा है, लगातार सोशल मीडिया पर इसकी वीडियोस और खबरें वायरल हो रही थी। 4 दिन क्यों लग गए सर सरकार को ये सब कुछ करने में? 3 दिन से ये सब कुछ चल रहा था। कल रात को मीटिंग हुई, जो उड्डयन मंत्री है उन्होंने मीटिंग ली और आज इस प्रकार का आदेश दिया जा रहा है। लेकिन जो इतनी परेशानियां जनता ने झेली हैं उसका क्या? देखो निधि, सीधी सी बात यह है कि मैनेजमेंट का जो बेसिक सिद्धांत है, जो सबसे मूलभूत सिद्धांत है, वो होता है कि जो वरिष्ठ लोग होते हैं, जो ऊपर के, जैसे आपके 4 पीएम के अंदर संजय शर्मा जी का काम क्या है? उनका काम है प्लान करना, प्लानिंग। लीडर का काम होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। अब जितना नीचे का अधिकारी होता है उसको केवल इंप्लीमेंट करना होता है, उसको आदेशों का पालन करना होता है। तो इसमें इंडिगो की गलती नहीं है, इंडिगो के एम्प्लॉइज की गलती नहीं है, ये काम मंत्रालय का है। और मंत्रालय का काम यह है कि जब आप कोई निर्णय ले रहे हैं, जो महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आप कोई सरकारी निर्णय लें तो ये सोचें उस निर्णय का प्रभाव गरीब से गरीब आदमी लास्ट इन द लाइन पे क्या पड़ेगा। तो जब डीजीसी ने ऑर्डर बनाया, भाई या तो 3 महीने पहले आप बता देते इंडिगो एयरलाइंस को कि भाई ये आदेश हम निकालने वाले हैं, आप नए अपने पायलट से रिक्रूट कर लीजिए और उसके बाद उनको रेस्ट दीजिए और आगे बढ़ाए। आपने वो सब किया नहीं, अचानक ऑर्डर थोप दिया बिना प्लान किए हुए कि इसका क्या इंपैक्ट होगा। भाई जब 3 कृषि कानून लाए थे, आपने सोचा नहीं था इसका क्या इंपैक्ट हो गया? किसान खड़े हो गए, वापस करा लिया। ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ आपने आदेश बना दिया, भाई कोई एक्सीडेंट होगा और कोई छोड़ के भागेगा 10 साल की सजा, 10 लाख की सजा। अरे भैया, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, पहली बात तो कोई अपनी इच्छा से तो एक्सीडेंट करता नहीं, एक्सीडेंट हो जाता है। अब गलती से हो गया, उसके बाद वो भागे नहीं तो भीड़ उसको मार देती है, जिसकी गाड़ी बड़ी होती है सबसे पहले उसी को मार देती है। जब मरी जाओगे तो 10 साल और 10 लाख कौन देखेगा? सब लोग सड़क पे आ गए और उसके बाद वो भी कानून वापस हो गया। इसका माने आप बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं, आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग आपके हाथ में है, चुनाव आयोग के माध्यम से आप चुनाव जीत लेते हैं, इसलिए आपको कोई जनता की चिंता नहीं है। अभी रेलवे स्टेशन के अंदर लोगों को हमने सोते हुए देखा है, अब एयरपोर्ट के अंदर सोते हुए देख रहे हैं। देखिए एयरपोर्ट्स का एक नियम है, निधि आपको भी पता होगा, अगर आपकी फ्लाइट लेट हो जाए 24 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे या 6 घंटे, एयरलाइन आपको होटल स्टे देती है। यू हैव ए राइट, आपको होटल स्टे देगी, आपको खाने पीने की व्यवस्था कराएगी, आपके लिए बस कराएगी, आपको होटल के अंदर ठहरने की व्यवस्था कराएगी। इंडिगो ने कुछ नहीं किया, और इंडिगो के कुछ नहीं किया और वहां पे पूरी तरह से, क्योंकि आज के तारीख में इंडिगो की मोनोपोली है। देखिए जब ये टाटा की एयरलाइंस थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रेरित होकर पंडित जी के कहने पे उन्होंने एयरलाइन जो है एयर इंडिया को दे दी और सरकार को दे दी, भारत सरकार को दे दी। एयर इंडिया इतनी बढ़िया चल रही थी, कहीं आपको कोई परेशानी नजर आई थी? 2014 तक एयर इंडिया के अंदर आपको कोई परेशानी नजर? इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया मर्ज किया गया, फिर उसके बाद उसको टाटास को दे दिया गया, और जब से टाटास को दिया गया उसको बर्बाद करना शुरू कर दिया। आज यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, कल वहां एक्सीडेंट हो रहा है।
वो एयरलाइन खत्म हो गई, केवल एयरलाइन खड़ी रही, वो इंडिगो एयरलाइन थी। अब इंडिगो एयरलाइन को डीजीसीए ने डुबा दिया। तो ये कला के माहिर हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है, ये हर इंडस्ट्री को निधि एक दिन कृपा करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ लखनऊ के मार्केट्स में चली जाओ, किसी होलसेल रिटेल मार्केट में चली जाओ, तुम किसी भी धंधे की बात कर लो, लोगों के घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं। और इनका काम कुछ नहीं है, केवल ये कहते हैं रील बनाओ। अरे यार, रील बना के कोई सब लोग रील ही बना लेंगे तो रील देखेगा कौन? पैसे की कमाई सब अपनी ही रील देखते रहेंगे, अपनी रील बनाएंगे, अपनी रील देखते रहेंगे। वो स्थिति हर जगह पैदा कर दी। अच्छा, यहां भी ये देखना, रील और यूट्यूब में भी कोई ऐसा नियम बनाएंगे कि इसको भी बंद कर देंगे। इनकी अभ्यस्तता जो है वो हर इंडस्ट्री को बर्बाद करने की तो थी। 4 PM को भी बंद किया था, बाकी लोगों के पीछे पड़े थे। वो दूसरी बात है कि अच्छा, फिर नया नियम ले आए कि वो पूरा का पूरा आपका जो मोबाइल का स्क्रीन होगा ना, उसके अंदर मोदी जी की ही फोटो दिखाई पड़ेगी। आप कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे उसमें मोदी जी की फोटो दिखाई पड़ेगी। फिर उस आदेश ले आए कि साहब उसमें हम मैन्युफैक्चरर को बता देंगे। फिर गूगल और आईफोन वालों ने कहा हम नहीं डालेंगे, तो उसके बाद उसको वापस ले लिया। अब यही नहीं पता चला वापस लिया कि वापस नहीं लिया। मुंह जबानी मंत्री जी कह रहे हैं वापस ले लिया, और जो सरकारी आदेश है उसके हिसाब से वापस नहीं लिया। तो भैया हर जगह मोदी जी दिखाई पड़ेंगे आपको। अब मोदी जी एक तीर्थ स्थल के ध्याता हो गए हैं, वो परमेश्वर का रूप हो गए हैं, विष्णु का अवतार हो गए। भैया मैं तो अपने ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजूंगा। मैं नकली फर्जी वो ये जो मोटे से तोंद वाले वो हैं जो वाइफ की डेफिनेशन बताते हैं, ऐसे धूर्त लोगों को मैं ना संत मानता हूं, ना मां मंडलेश्वर मानता हूं, ना सनातन धर्म का पुरोधा मानता हूं। ये सब लोग धूर्त हैं। बिल्कुल, ये बात तो आपने ठीक कही सर कि इस प्रकार के हालात होते हैं, तब जाकर मोदी सरकार अपने आदेश को वापस लेती है और आप इस प्रकार के जो हालात हो रहे हैं, इसको लेकर के राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करते हुए इस पर ट्वीट किया है। और ज़ाहिर तौर पर इस प्रकार के जो हालात हैं, उस पर जो राहुल गांधी हैं वो लिखते हैं कि इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार यानी कि मोनोपोली के मॉडल की कीमत है। एक बार फिर इसकी कीमत आम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है। देरी, कैंसल होना और लाचारी के रूप में। भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, ना कि मैच फिक्सिंग वाले एकाधिकार का। यानी कि राहुल गांधी ने जो मोनोपोली हो रही है हमारे देश में हर सेक्टर में, उसको लेकर एक आर्टिकल भी शेयर किया था, अपना एक पुराना आर्टिकल 2024 का, उसको शेयर करते हुए उन्होंने इस प्रकार की बात लिखी है। और वो आरोप लगाते हैं कि मोनोपोली वाले मॉडल का ये नतीजा है, एक कंपनी पर हवाई यात्राएं इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गई हैं, तो वो कंपनी अपनी मनमानी कर रही है। और बात सही है सर कि इस प्रकार की जो मनमानी हुई इन 4 दिनों में, अब उसके आगे सरकार को झुकना पड़ा। वाकई में सर ऐसा है कि किसी एक कंपनी के ऊपर कुछ ज्यादा ही हम डिपेंडेंट हो गए हैं और उसकी वजह से इस प्रकार की मनमानी का सामना करना पड़ रहा है और सरकार इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर पा रही है। नहीं, हस्तक्षेप करेगी कैसे? भाई देखिए, मैंने जैसे पहले आपको बताया, फ्री कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, लेजिस्लेटिव इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हो भाई। अच्छा, उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नियम बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था मिक्स्ड इकोनॉमी। भाई देखिए, भारत जैसे देश में कई बार मैं निवेदन कर चुका हूं, जो महात्मा गांधी ने भी सोचा था, हमारे यहाँ गरीब आदमी को उत्थान करना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी कहा था कि जो सबसे कमजोर आदमी है, अगर उसके हाथ में परचेजिंग पावर आ जाए तो हिंदुस्तान की ताकत है। तो उन्होंने सरकारी कंपनी बनाई थी, प्राइवेट कंपनी बनाई थी। उन्होंने प्राइवेट कंपनियों का विरोधी नहीं थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्राइवेट कंपनी कॉम्पीट करें, सरकारी कंपनी कॉम्पिट करें। अच्छा, सरकारी कंपनी में मानी बात है, प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। तो वो जो अपने प्राइसेस को कम रखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर को भी प्राइसेस कम रखने पड़ेंगे, आपस में कॉम्पिटिशन होगा। आपने सरकारी कंपनियों को बंद कर दिया। अच्छा, अगर 10 कंपनियां होती जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में है, भारतीय टेलीकॉम भी है, जियो भी है, और बाकी वो भी है अपनी जो तीसरी है, उस तो तीनों कंपनी जब कॉम्पीट करती हैं तो भारतीय मित्तल भी जियो को कंट्रोल करता है, जियो भारतीय मित्तल को कंट्रोल करता है, इसलिए प्राइसेस कम हो जाते हैं। अब आपने यहां पे क्या किया, एयर इंडिया अगर रहती तो एयर इंडिया जो है आज के तारीख में, एयर इंडिया के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिसोर्सेज होती, वो कॉम्पीट कर पाती। अब अमेरिका में देखिए, अगर एक आध एयरलाइन कॉपरेट न भी करे, इतनी ज्यादा प्राइवेटाइजेशन, इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया कि पैसेंजर्स को परेशानी नहीं होती। तो अभी तो चप्पल पहन के लोग हवाई यात्रा कर रहे थे, अब जरा एयरपोर्ट के अंदर आप देखिए किस प्रकार के वहां बता रहे हैं कि सैनिटरी नैपकिन्स नहीं है, वहां पे खाने के लिए नहीं है, वहां पीने के लिए नहीं है।
एयरपोर्ट के नीचे लोग जमीन पर लेटे हुए हैं। इस प्रकार की तो परिस्थिति इन्होंने पैदा कर दी है। होटल की व्यवस्था नहीं करा रहे हैं, उनको खाने को नहीं दे रहे हैं, मारपीट की स्थिति। तो मैं तो निवेदन करूंगा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से, पुतिन साहब को जरा एयरपोर्ट का एक चक्कर कटवा दें। जी सर, और एयरपोर्ट पर क्या हालात है उसको लेकर एक जो है युवा है उसकी बाइट काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि उसको किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं एक बार उसके मैं बड़ौदा से हूँ और मेरा वाराणसी का फ्लाइट था इंडिगो से। कल दोपहर को 2:45 का फ्लाइट था फ्रॉम अहमदाबाद टू वाराणसी। पहले हमको ईमेल आता है कि फ्लाइट दोपहर को 12 बजे होगा, फिर दूसरा ईमेल आता है कि फ्लाइट 6 बजे होगा, फिर और एक ईमेल आता है कि फ्लाइट और डिले हुआ है, फिर यहाँ आता है तो पता चलता है कि फ्लाइट अभी 12:30 बजे को डिपार्ट करेंगे। ऐसा पर यहाँ पर नोटिस पे वहां पर लिखा था, मतलब जो ऑनलाइन होता है वहां पर लाइन को वहां पर हमने पूछा वो क्रू को कि पक्का हमारा फ्लाइट 12:30 को निकल रहा है, तो वो बोल रहे कि हाँ निकल रहा है। तो उन्होंने हमारा ये लगेज भी ले लिया। फिर ऊपर जाते हैं तो पता चलता है फ्लाइट और आधा घंटा डिले हुआ है, और आधा घंटा डिले हुआ है। फिर ऐसे करके ऑलमोस्ट 6:30-7 बज गए थे। हमने हमारा फ्लाइट कैंसिल करवा दिया। फिर होता है और एक तमाशा जहां पर हमको हमारा टाइम से लगेज नहीं मिलता, पूरा लगेज मिसमैच हो चुका है। ऑलमोस्ट हम यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 घंटे से ना पानी मिला है ना खाने को मिला है। सो इट्स अ प्योरली अ क्योटिक सिचुएशन हियर। अभी दूसरे फ्लाइट में हमको जाना है तो वो भी कुछ पॉसिबल नहीं है, रीजन भी वो दूसरे फ्लाइट ने भी अपने एयरफेयर इंक्रीज कर सके। तो पूरा सिचुएशन क्योटिक है, ना इंडिगो वाले सुन रहे हैं ना कोई किसी का सुन रहा है। सो यहाँ पर कस्टमर सर्विस ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब इट्स प्योर कियोस हियर एट द एयरपोर्ट। अगर दूसरी फ्लाइट आप करते हो कितना फेयर का क्या? मतलब रफली डबल फेयर और ट्रिपल फेयर तो हो ही चुका है, और अगेन वो कॉन्फिडेंस ही टूट चुका है। मतलब दूसरा हाई फेयर करेंगे तो वापस हम अपने डेस्टिनेशन पे जा पाएंगे। मतलब अभी बैगेज लेने के लिए भी हमको रिटर्न उनसे हाथ जोड़ने पड़े कि भैया अब हमको वाराणसी तो नहीं पहुंचा सके, लेकिन एटलीस्ट अब अभी हमको घर पे पहुंचा दो। मतलब अभी ये सिचुएशन चल रहा है। अब आई डोंट नो अभी ये सिचुएशन कब रिजोल्व होगा, लेकिन जस्ट होप कि जल्दी सॉर्ट आउट हो। लेकिन क्योंकि अंदर हालत बहुत खराब है, कोई आंसर नहीं दे रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है। इट्स जस्ट अ ब्लेम गेम कि आप यहाँ पूछो, इसको पूछो, उसको पूछो, वी आर ट्राइंग, वी आर कन्विंसिंग, दैट्स इट। कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। सो दिस इज द करंट हैपनिंग। तो ये परेशानियां सर यात्रियों को आ रही है, और ये परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसका मुद्दा जो है वो संसद के अंदर भी उठाया गया। जो प्रमोद तिवारी है उन्होंने इसका मुद्दा उठाया। उन्होंने क्या कहा संसद के अंदर, उनकी बाइट भी सुनवाई। परेशानी है जिसपे आप भी सहमत होंगे मेरी बात से। सर, एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई, नरसों कैंसिल हुई। मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं। औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं। हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दें सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठा रहा हूं जिसमें कोई असुविधा हो किसी को, और ये सीधे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है जिनको आज जाना है। तो सर यहाँ पर आपने सुना था उस लड़के को जिसने अपनी परेशानी बताई कि वो एयरपोर्ट पर आया हुआ है और किस प्रकार से उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार से हजारों लाखों यात्री जो है वो फंसे हुए हैं एयरपोर्ट पर, और उनको इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब डीजीसीए ने जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार को कुछ तो करना चाहिए, तो सरकार ने किया। तो कल रात मीटिंग की और आज बैकफुट पर आ गई सरकार। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके बाद भी हालात सुधरेंगे या फिर यात्रियों को इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि जो मैं देख रही थी अभी तक, जो टीवी पर दिखा रहे थे कि किराया इतना ज्यादा बढ़ा दिया है दूसरी एयरलाइंस का कि वो 70 से 80 हजार किराया पहुंच गया है। भाई देखो, ये अभी जब पार्लियामेंट के अंदर मंत्री जी जवाब देंगे, कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से ये हुआ है। और इस बच्चे से मैं कहना चाहता हूं, देखो, बोलो भारत माता की जय, जय सनातन धर्म की जय, और उसके बाद 6 गुना 7 गुना पैसा दो। अरे यार, तुम लखनऊ की रहने वाली हो निधि, प्रयागराज का मैं रहने वाला हूं।
कभी किसी ने सुना था महाकुंभ नाम की कोई चीज होती है? अरे माघ मेला होता है, अर्ध कुंभ होता है और कुंभ होता है। किसी ने लेकिन महाकुंभ बना के इसी इंडिगो ने 15-15 हजार के टिकट को 80-80 हजार रुपए में बेचा है। एक एक होटल, एक एक उसके अंदर शमियाने के अंदर 1-1 लाख रुपए पर नाइट का स्टे किया गया है। लाखों करोड़ों का हिसाब किताब वहां पे खेला गया है। तो आप तो देखिए सनातन धर्म के नाम पे हमारे काशी को, जहां पे वैराग्य को और जहां पे फकीरी को काशी वाले अपना धर्म मानते थे और लाखों करोड़ों विदेशी वहां के देखते थे कि हमारे देश की फकीरी क्या होती है। वहां पे वो दारू पी जा रही है, बियर पी जा रही है, डांस हो रहे हैं, विदेशी आ रहे हैं। ये बिल्कुल हमारी संस्कृति सभ्यता के अगेंस्ट है और हमारे सनातन धर्म के अगेंस्ट है। तो भारतीय जनता पार्टी मेरी निगाह में सनातन विरोधी पार्टी है। फिलहाल तो सर आप देख रहे हैं कि आदेश वापस हो गए। देखते हैं कि ये सब कुछ कब तक क्लियर हो पाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अरे यार क्योंकि गद्दी छोड़ दें भैया, देखो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें, बड़ी कृपा करें। बार बार कानून बनाते हैं, इस्तीफा हमको नहीं होता परेशानी में सर, इस डालते हैं। सरकार में कोई इस्तीफा नहीं होता, पहले भी कह चुके अरे तो हैं मोदी जी दे राजनाथ। देना इस्तीफा, बाकी का इस्तीफा तो अपने आप ही हो जाएगा। बिल्कुल सर, देखते हैं कि सरकार किस ओर कदम बढ़ाती है और क्या कुछ करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।